तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला आपका 22वां चैप्टर है यूनिट नंबर 6 का दूसरा चैप्टर जो है मानव का पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, कुछ बेसिक नॉलेज है जो है वो आपको पहले से ही है। तो हम इसके जो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए पाचन तंत्र कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र किसे कहेंगे, ये एक शरीर का ऐसा तंत्र है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है। तो ये क्या है, एक ऐसा तंत्र है, अंग तंत्र है जिसमें क्या किया जाता है, जटिल भोज्य पदार्थ। जटिल भोज्य पदार्थों में जैसे इसके मुख्य अवयव जैसे है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। और इनको एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमेटिक जल अपघटन किसे कहते हैं कि एंजाइम की सहायता से इनका क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। तो एंजाइम्स ये जो अपनी जो जठर ग्रंथियां हैं और लार ग्रंथियां हैं, अग्नाशय ग्रंथियां हैं, तो इन ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, इन पाचक ग्रंथियों के द्वारा जो निकलने वाला जो रस है वो क्या करता है, रस उसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और उन एंजाइम्स के द्वारा ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका जल अपघटन किया जाता है, ठीक है। और जल अपघटन करके इसको किस में बदला जाता है, सरल जो भोज्य पदार्थ है उनमें बदला जाता है, या छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको हम ये कह सरल भाषा में कहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिनका अवशोषण किया जा सके, ठीक है। तो पाचन तंत्र किसे कहेंगे, शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है। ये तंत्र, ऐसा तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। और ये जो सरल अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन या डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पाचन की परिभाषा में देखें तो क्या होगा कि वह क्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र किसे कहेंगे, पाचन क्रिया को करने वाला जो तंत्र होता है जिसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें पाचन तंत्र में क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। और भोज्य पदार्थों में हम देखें तो इसके मुख्य अवयव के रूप में कौन से भोज्य पदार्थ है जिनका पाचन किया जाता है। इसमें पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, ये और वसा और प्रोटीन, ये मुख्य अवयव है भोज्य पदार्थों के, प्रमुख ये क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके अपघटन से क्या होगा, इनमें जो श्वसन की जो क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, इनके अपघटन से ऊर्जा मुक्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है उसका निर्माण होता है। वसा के अपघटन से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम और प्रोटीन के अपघटन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये इनके अपघटन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और ये ऊर्जा हमारे शरीर की क्रियाओं के संचालन के लिए, शरीर की क्रियाओं का संचालन करती है, ठीक है। जितने भी उपापचयी क्रिया होती है उनके संचालन में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण किससे होता है, भोज्य पदार्थों के अपघटन से होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन और खनिज लवण जो है ये भी भोज्य पदार्थों में आते हैं, इनका भोज्य पदार्थों का ही एक भाग है। और हमारे इसमें बुक में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन का पूरा चार्ट दिया हुआ है, जिस चार्ट के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इसका। फिर आता है
पोषण किस प्रकार का पाया जाता है प्राणियों में? प्राणियों में पोषण के प्रकार, किस प्रकार का पोषण होता है इसमें? तो इसमें देखिए, प्राणियों में एक तो स्वपोषी पोषण होता है और विषमपोषी पोषण, दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। स्वपोषी का तो मतलब आप जानते ही हो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे कि जो पौधे होते हैं, पादपों में यह सामान्यतः पोषण का एक प्रकार है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषी पोषण हो गया। इसमें युग्लिना, ये युग्लिना जो है ये प्रोटोजोन्स जो है, ये जंतु है, ये प्राणी है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हमने ये 11th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था कि युग्लिना जो है वो ये पादप और जंतु दोनों के बीच की योजक कड़ी है। इसमें जंतु और पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं और दोनों प्रकार से पोषण की क्रिया भी इसमें होती है। ठीक है, तो युग्लिना एक प्रोटोजोन, ऐसा प्रोटोजोन है जिसमें क्या होते हैं, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। तो इसमें प्राणियों में स्वयंपोषी पोषण किसमें पाया जाता है, युग्लिना के अंदर स्वयंपोषी पोषण पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो पोषण है आपके इसमें विषमपोषी, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक जो है उसमें ये न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, इसको बहुत सारे प्रकार के भागों में बांटा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो जीव है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, और ये दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से होता है। इसमें पहला आपके आता है प्राणी संपोषण या होलोजोइक। तो उसमें इसे क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठोस भोज्य पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करके हम अपनी शरीर की क्रियाओं, समस्त क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो इनमें सारी की सारी क्रियाएं जैसे अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये सारी की सारी क्रियाएं किसमें पाई जाती है, प्राणी संपोषण के अंदर पाई जाती है। तो ये जो उच्च स्तरीय जितने भी जीव होते हैं, जिनके शरीर का संगठन उच्च स्तर का होता है, उनमें ये प्राणी संपोषण पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसको फिर 3 भागों में बांटा है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी, ये अपने भोजन के लिए शाक मतलब ये जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो इनमें जैसे हिरण है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सभी शाकाहारी प्राणियों में के अंतर्गत आते हैं। दूसरे जो जीव है, दूसरे प्रकार के, वो आते हैं मांसाहारी या कार्निवोरस। ये क्या करते हैं, ये दूसरे जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये केवल अपने पोषण के लिए केवल दूसरे जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, उनको मारकर खाते हैं। तीसरे प्रकार का आता है ओमनिवोरस या सर्वाहारी। इसमें मांसाहारी में जैसे आप जानते हो, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, जैसे चीता है, बाघ है, शेर है, ये सारे के सारे जो जंतु हैं वो मांसाहारी प्राणियों के अंदर आते हैं। फिर आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में जो भोजन के लिए वनस्पतियों और जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, यानी दोनों प्रकार की भोज्य सामग्री को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहा जाता है। और इसमें जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है और मनुष्य है। ठीक है, तो मनुष्य कौन से प्रकार के प्राणियों में आता है, सर्वाहारी प्राणी की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राणी संपोषण या होलोजोइक। दूसरे प्रकार का आता है क्या होता है, डेट्रीवोरस या अपरदभक्षी कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरे प्रकार का पोषण जिसे क्या कहते हैं,
अप्रतभक्षी। ठीक है, ये अप्रतभक्षी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाला मृत कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन करके ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये केंचुआ जो है वो इस श्रेणी का प्राणी है। ठीक है, इस प्रकार का होता है अप्रतभक्षी। ठीक है, फिर तीसरा इस प्रकार का कीटाहारी या इंसेक्टिवोरस। ठीक है, ये तीसरे प्रकार का ये विषमपोषी पोषण है, जिसमें क्या करते हैं ये, इसमें भोज्य पदार्थों के रूप में किसको ग्रहण किया जाता है, कीटों को ग्रहण किया जाता है। इसके उदाहरण में आपके आते हैं मेंढक, छिपकली आदि। ठीक है, ये क्या करते हैं, कीटों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। फिर आता है चौथे प्रकार का विषमपोषी पोषण, फलाहारी फ्रगीवोरस। इसमें बंदर और चिड़िया फलों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। रक्ताहारी सैंगिवोरस, ये इसमें मच्छर, खटमल और जोंक ये दूसरे जीवों का जो रक्त है उनका चूषण करते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर आता है मलभोजी या विष्टाभोजी कैप्रोफेगस। ये सुअर और खरगोश इस श्रेणी में आते हैं। ये मल जो है या अपशिष्ट पदार्थ है उनको, त्यागे गए अपशिष्ट पदार्थ को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, सुअर और खरगोश इस श्रेणी के प्राणी होते हैं। फिर इसके बाद अगले प्रकार का आता है पैरासाइट या परजीवी। ये क्या करते हैं, ये दूसरे जीवों पर ये चिपके रहते हैं और उनसे जो पचे पचाए भोजन है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे एस्केरिस, टीनिया सोलियम और लीवर फ्लूक, ये मनुष्य के अंदर ये परजीवी के रूप में। इसके बाद में अगले प्रकार का पोषण इसमें आता है सहजीवी, सिम्बायोटिक। सहजीवन जैसे हमने 11वीं क्लास में वैसे ये पढ़ चुके हैं हम, ये पोषण के प्रकार, जिसमें जीवों के अंदर अनोन्य क्रियाएं जो हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी के अंदर, तो उसमें ये सहजीवन शब्द आपके आया हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसमें दो जीव क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, और ये जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों को फायदा हो या किसी एक को फायदा हो, नुकसान किसी को भी ना हो। ठीक है, तो ये सहजीवन का उदाहरण है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, ये जैसे मनुष्य की आंत्र में जो जीवाणु पाए जाते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं, विटामिन बी का संश्लेषण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सहजीवन का उदाहरण है। अगला पॉइंट आपके आता है मृतोपजीवी या सैप्रोजोइक। ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे अपघटनीय पदार्थ छोड़ते हैं, जैसे अपनी लार है, लार के साथ कुछ एंजाइम छोड़ते हैं जो क्या करती है, इन भोज्य कणों को, जो भोज्य कण बाहर पाए जाते हैं शरीर से बाहर, उन भोज्य कणों को क्या कर देता है, उनका अपघटन कर देते हैं और इस अपघटित भोज्य पदार्थ को ये क्या कर लेते हैं, ये जीव ग्रहण कर लेते हैं। जैसे घरेलू मक्खियां और मकड़ियां इस श्रेणी के जीव हैं जिनमें मृतोपजीवी या सैप्रोजोइक पोषण पाया जाता है। ठीक है, अब अगला ये तो हमने पढ़े पोषण के प्रकार, किस प्रकार का पोषण जीवों में पाया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जीवों में पाचन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जीवों के अंदर टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इसमें जीवों में दो प्रकार का पाचन पाया जाता है। एक तो होता है अंतःकोशिकीय या इंट्रासेल्युलर और दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय या एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इस प्रकार से जीवों में दो प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखें हम अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। देखो, जैसे नाम से ही प्रदर्शित है कि इसमें पाचन कहाँ होगा, कोशिका के भीतर। ठीक है, तो इसमें पाचन की क्रिया जो होती है प्राणी के अंदर कोशिका
जो है उस कोशिका के भीतर पाचन की क्रिया होती है। इसमें आहार नाल में ये क्रिया नहीं होती है। ठीक है, आहार नाल नहीं पाई जाती, तो इन जीवों में कोशिका के भीतर क्या होगी, पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका के भीतर, जैसे हमने अमीबा के अंदर पढ़ा था, तो अमीबा में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है, अंतः कोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। अमीबा की संरचना में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी जीव है वो उसके अमीबा के शरीर में प्रवेश करता है, या ये अमीबा क्या करता है, इसके चारों ओर कूट पादों द्वारा घेर करके और शरीर के अंदर ले लेता है उस जीव को। तो फिर क्या करता है, भोज्य पदार्थों को घेर करके और शरीर के भीतर लेकर के क्या करता है, खाद्य धानी का निर्माण करता है। और इस खाद्य धानी में जो है एंजाइमेटिक जल अपघटन होता है, यानी लाइसोसोम है वो अपना एंजाइम है वो इसमें छोड़ता है, जिसके कारण इनका भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है। ठीक है, इसे एंडोसाइटोसिस और जो है दो एंडोसाइटोसिस कहते हैं इसको, अंतःकोशिकीय जो पाचन है उसे क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस की क्रिया। हमने ये क्रिया 11th क्लास में हमने पढ़ी थी। जो कोशिका झिल्ली के कार्य जो हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि कोशिका झिल्ली है वो भोज्य पदार्थों को या कुछ जो पदार्थ है उनको शरीर के अंदर भीतर ग्रहण करती हैं अपनी कोशिका में। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया करती है, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो ये क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थों को अंदर लेते हैं और उनका पाचन करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये की क्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसमें लाइसोसोम क्या करते हैं, पाचक एंजाइम छोड़ते हैं, जिनसे इन भोज्य पदार्थों का क्या होता है, अपघटन होता है और उनकी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है आदि के अंदर ये इस प्रकार का पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। ठीक है, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें भी ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हमने पढ़े थे, तो उनमें हमने देखा था कि इसमें किस प्रकार का पाचन पाया जाता है, अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो पाचन की क्रिया को करने वाली कोशिका, पाचन क्रिया को पूर्ण करने वाली कोशिका जो होती है उस कोशिका को क्या कहते हैं, एंडोसाइट। क्या कहा जाता है, एंडोसाइट। ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है या कोशिका के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है और वहां पर ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसे क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है फैगोसाइटोसिस और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी ठोस भोज्य पदार्थ जो है, ठोस भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण कोशिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसका पाचन किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब भोज्य पदार्थ क्या हो, तरल हो, लिक्विड हो, तो तरल भोज्य पदार्थ को का अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एंडोसाइटोसिस में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। हमारे शरीर में भी जो WBC होती है, WBC है वो श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, जिसने श्वेताणु कहते हैं, ये WBC है। इनके अंदर पाए जाने वाले जो फैगोसाइट्स है, भक्षकाणु कोशिकाएं जो होती हैं, ये भक्षकाणु कोशिकाएं, उनके अंदर फैगोसाइटोसिस की क्रिया होती है। ये जो कोई भी सूक्ष्म जीव जब शरीर में प्रवेश करता है बाहर से, एंटीजन जो है,
तो उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, सॉरी, तो उसमें क्या करता है, ये WBC है उनका क्या करता है, फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा उनका पाचन कर देता है, उनको मारने की क्रिया करता है कौन, WBC। तो उसमें हमारे शरीर के WBC में एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा सूक्ष्म जीवों का पाचन होता है। ठीक है, तो ये हो गया अंतःकोशिकीय पाचन। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर या बाह्य कोशिकीय पाचन। देखिए इसमें पाचन कहाँ होगा, पाचन तंत्र की गुहा में, जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं। तो पाचन तंत्र जो है उसकी गुहा के अंदर ये पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसमें पाचन कोशिका में न होकर के कहाँ होगा, पाचन तंत्र, इसमें अलग से पाचन तंत्र बना हुआ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इन जीवों का, विकसित प्रकार के होते हैं, और इसमें पाचन की क्रिया भी अधिक दक्ष होती है। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र की गुहा जो है आहार नाल, उसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। प्रत्येक अवयव के पाचन के लिए इनमें क्या होता है, विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम जो है प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पाचन के लिए इनमें पाए जाते हैं। इनमें कोई भी जो विशिष्ट एंजाइम है वो अलग से नहीं होते हैं। जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, कैटालिटिक एंजाइम, वो ही इनका पाचन का काम करते हैं। लेकिन इनमें अलग अलग जो भोज्य पदार्थ हैं उनके लिए अलग अलग एंजाइम की व्यवस्था होती है। जैसे आप देखते हो कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, उसके लिए एमाइलेज काम में आता है। ठीक है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम काम में आता है, और प्रोटीन के पाचन के लिए जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के पाचन के लिए, या प्रोटीएज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, भोजन के पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो अलग अलग भोज्य पदार्थ या भोज्य अवयव है, उनके लिए विशिष्ट एंजाइम की व्यवस्था इन जीवों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु है, ठीक है, तो इसमें जैसे हम देखते हैं हमारे अंदर, तो मनुष्य में किस प्रकार का पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो मनुष्य में किस प्रकार की पाचन क्रिया होती है, बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, हमारे बुक में यही टॉपिक दिया हुआ है मनुष्य के बारे में। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका अध्ययन करेंगे हम। तो मनुष्य का पाचन तंत्र, या जिसे हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, वैसे इसके दो भाग होते हैं, एक तो आहार नाल और एक सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई एक लंबी कुंडलित नली समान संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर। ठीक है, इसमें लगभग 9 मीटर भी मानते हैं इसकी लंबाई को। ठीक है, तो 8 से 10 मीटर जो है इसकी आहार नाल की लंबाई होती है, जो मुख से लेकर के गुदा तक ये फैली हुई रहती है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहा सबसे पहला भाग है ये। मुख आप जानते हो 2 ओष्ठों से घिरी हुई दरारनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो कहाँ होती है, शीर्ष भाग में कहाँ होती है, अधर, शीर्ष भाग के अधर भाग की ओर। ठीक है, फिर आता है मुख गुहा। तो ये ओष्ठों से घिरी हुई जो मुख की जो संरचना है, उस मुख के भीतर ये क्या पाई जाती है, मुख गुहा पाई जाती है। ठीक है, जिसके में ऊपर जो है वो छत है वो कपाल से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं जो भोजन के पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। तो इनमें मुख गुहा के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे जिह्वा या जिसको बोलते हैं जीभ, दांत होते हैं। ठीक है, दांत भी 4 प्रकार के दांत इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर
और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं वो मनुष्य की मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में और इनके कार्य के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका भाग आता है तालु, जो मुख गुहा में ही स्थित होता है। तालु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर तालु और एक कोमल तालु। ठीक है, तो तालु क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ जब मुख में होता है तो उसको रोके रखने के लिए, मुख गुहा में रोके रखने का कार्य तालु का होता है। ठीक है, फिर दूसरा भाग होता है इसका ग्रसनी। ठीक है, या फेरिंग्स बोलते हैं इसको। ये माउथ और बकल कैविटी है, ये फेरिंग्स ये जो ग्रसनी है ये भी 2 भागों में विभाजित होती है। एक तो होती है नासाग्रसनी, या जिसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, और दूसरी ग्रसनी होती है मुख ग्रसनी या ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो 2 प्रकार की ग्रसनी है वो मनुष्य के आहार नाल में पाई जाती है। नासाग्रसनी जो है वो क्या करती है, जैसे नाम से ही प्रदर्शित है कि ये नासा से जुड़ी रहती है और नासा द्वार से आने वाली जो वायु है उसको ग्रहण करने का काम करती है और उसको कहाँ भेजती है, श्वास नली में भेजने का कार्य करती है। नासाग्रसनी की जो शीर्ष भाग है, अग्र भाग है, उस पर एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, घाटी द्वार या ग्लोटिस कहा जाता है। और इस घाटी द्वार पर एक ढक्कन नुमा संरचना आपने पढ़ी होगी, जिसे घाटी ढापन या इसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। घाटी ढापन या एपिग्लोटिस ये क्या काम करता है, भोज्य पदार्थ को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, तो ग्लोटिस के ऊपर ये एपिग्लोटिस पाया जाता है, घाटी ढापन, जो भोज्य पदार्थ को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो ग्रसनी है वो आती है आपके मुख ग्रसनी। ये मुख ग्रसनी जो है वो ग्रास नाल में खुलती है, ग्रसिका या ग्रास नाल में, जो भोजन को ग्रसिका में पहुंचाने का काम करती है। तीसरा भाग आता है इसका ग्रसिका या ग्रास नाल, या इसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये जो है ये वैसे इसका कोई मुख्य कार्य नहीं है, इसमें केवल संकुचन होता है और संकुचन के द्वारा भोजन जो है वो आगे की ओर पहुंचाया जाता है। ठीक है, आमाशय की ओर। तो फिर अगला भाग आता है आपके आमाशय या स्टमक जिसको बोलते हैं। ये आमाशय क्या करता है, ये भोजन को ग्रसिका से ग्रहण करके और यहाँ पर पाचन की क्रिया होती है। आंशिक रूप से पाचन होता है, पूर्ण पाचन आमाशय के अंदर नहीं होता है। यहाँ पर आमाशय में किसका पाचन होता है, थोड़ी बहुत जो वसा है, जो जैसे दुग्ध की वसा है, उसका पाचन होता है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन का भी आंशिक रूप से पाचन की क्रिया जो है वो आमाशय में होती है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला भाग आंत्र। ठीक है, आंत्र में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। संपूर्ण पाचन जो है वो कहाँ होता है, आंत्र में होता है भोजन का। और आंत्र जैसे आपने ये पढ़ा हुआ भी है, ये 2 भागों में बटी हुई, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, फिर आता है मलाशय। ठीक है, जिसे रेक्टम भी कहते हैं। ये भाग जो है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ जो है बचा हुआ भोजन के पाचन करने के बाद में, सारी इनमें जो क्रियाएं होती है भोजन के पाचन की, उसके बाद में अवशोषण की क्रिया होती है। आंत्र में, छोटी आंत्र में भोजन का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण, जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद में जो शेष अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो कहाँ पर, मलाशय में एकत्रित होता है। ठीक है, जिसको गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये तो कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।
फिर आता है इसका अगला भाग, सहायक पाचक ग्रंथियां। इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां आपके दी हुई है। एक तो यकृत या लीवर जो है, फिर दूसरी सैलाइवरी ग्लैंड और तीसरा पैनक्रियाज। ठीक है, यकृत, लार ग्रंथियां और पैनक्रियाज या अग्नाशय जो है, 3 प्रकार की ग्रंथियां सहायक ग्रंथियों के, पाचक ग्रंथियों के रूप में दी गई है, जो पाचन की क्रिया को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो इसमें यकृत जो है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जैसा कि आप जानते ही हो। इसमें पित्त रस और पित्त लवण का स्त्रावण होता है। पित्त लवण क्या करता है, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं जो है वो होती है। जैसे इसमें क्या करते हैं, अमीनो एसिड जो है, और एमिनो एसिड्स हैं या वसा है, वसीय अम्ल है, उनके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। और ऑर्निथिन चक्र के द्वारा ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसकी जो कुफर कोशिकाएं हैं वो क्या काम करती है, भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था जो होती है उसके अंदर क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, और वयस्क अवस्था में आरबीसी का भक्षण करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये यकृत जो है, ये ग्रंथि, ये एक सहायक पाचक ग्रंथि होती है। दूसरी ग्रंथि जो है वो आपकी आती है लार ग्रंथि या सैलाइवरी ग्लैंड, 3 प्रकार की होती है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार की, 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इसमें अधोहनु, या इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी। ठीक है, अधोजंब या अधोहनु बोलते हैं, सब मैक्सिलरी। ये जबड़ों के जोड़ पर पाई जाती है। और दूसरी प्रकार की जो होती है वो होती है सब लिंगुअल, ये या इसको अधोजीवा भी बोलते हैं, जीभ के नीचे ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। और तीसरे प्रकार की होती है पैरोटिड, जो कहाँ होती है, एक तो इसमें होती है अधोहनु या सब मैक्सिलरी, एक होती है अधोजिह्वा, और तीसरी होती है पैरोटिड, जो कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होती है, नीचे वाले भाग में स्थित होती हैं। ठीक है, तो एक एक जोड़ी, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, जो क्या करती हैं, पाचन की क्रिया में सहायता करती हैं। इससे जो निकलने वाली जो लार है उसमें टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम जो पाया जाता है, जो शर्करा का आंशिक रूप से पाचन करने का काम करता है। दूसरे प्रकार की ग्रंथि आती है अग्नाशयी ग्रंथि। ठीक है, ये दोनों ग्रंथियां हैं वो बहिस्त्रावी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और ये जो ग्रंथि है वो मिश्रित है, इसमें अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक प्रकार की कोशिकाएं होती है इसमें एसिनाई, जो बहिस्त्रावी प्रकार की होती है, और दूसरी होती है लैंगरहैंस के द्वीप समूह या द्वीप कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं। तो ये लैंगरहैंस के द्वीप कोशिकाएं या द्वीप समूह जो है वो किस प्रकार की कोशिकाएं, किस प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्त्रावी। तो इनसे हार्मोन निकलते हैं। इसमें 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनसे अलग अलग हार्मोन, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फिर एक आती है एसिनाई, जो बहिस्त्रावी प्रकार की होती है, और इससे अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है, जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ये सारे के सारे एंजाइम जो है वो इसके अंदर स्थित होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें जो है वो पाचन तंत्र के बारे में हमने आज इसमें चर्चा की है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पाचन तंत्र का एक परिचय किया है हमने। कल हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।